हेलो एवरीवन। म्याओ जिंग उसकी जोर जबरदस्ती की वजह से दूसरे हील वाले शूज ले तो लेती है, लेकिन उसका मन बस उन्हीं शूज में ही अटका हुआ था जो वो छोड़ के आई थी। अब वो बाहर आती है तो आगे बारिश हो रही थी। कहती है कि इधर आओ मेरे क्लोज। मैं अपने नए शूज जो तुमने गिफ्ट में दिए हैं बारिश में खराब नहीं करना चाहती। वो तो चाहती थी कि ये मुझे कैरी करे, पर चेंजी नहीं मानता। अब वो जाती है और जानबूझकर बारिश में अपने नए शूज खराब करने लगती है। चेंजी को पता चल गया था कि ये जिद कर गई है। वो आता है और फिर उसे कैरी करके अपने साथ ले जाता है। बस यही तो म्याओ जिंग चाहती थी। वो उसे कहने लगती कि शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी धड़कनें फील हो रही हैं। तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है। अब म्याओ जिंग रोज रोज काम पर जाती थी और वो अच्छी तरह से सारी डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर रही थी, और इसके साथ ही वो अपनी मेन कंपनी अपने हेडक्वार्टर से भी कनेक्टेड रहती थी। वहाँ पर एक मिस्टर सन था जो बार बार उससे राब्ता करता था और वो सिर्फ उसी से ही इंस्ट्रक्शंस लेती थी। उधर जैंग ने फिर से चेंजी को अपने पास बुलाया था और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। उसे अपने साथ वॉक कराता है और उससे कुछ पुरानी बातें करता है। यहाँ पर उसकी और जाई की फोटो भी लगी हुई थी। जाई को दोबारा दिखाया नहीं गया कि पास्ट में उसके साथ क्या बना था। अब प्रेजेंट में वो दिखता नहीं है, लेकिन जैंग अक्सर उसे मेंशन करता था और कहता था कि तुम्हें जाई ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे लिए काम करो। वो बोलता है कि हाउ यून कंपनी मेरी बहुत मुसीबत में है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कार्ड भी रेडी कराया हुआ है। उसका एम्प्लॉय कार्ड उसे दिखाकर उसे ऑफर देता है कि आ जाओ और पास्ट की तरह अब भी सारा कुछ संभाल लो। लेकिन चेंजी उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं डूबती नाव को संभालने की कोशिश नहीं करूंगा। पास्ट में मेरी मजबूरी थी, मुझे ब्लैकमेल किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसके बाद चेंजी म्याओ जिंग को पिक करने के लिए जाता है, जो कि एक ऑफिशियल डिनर से वापस लौट रही थी। यहाँ पर उसके बहुत से कोलीग्स थे जिनसे वो बहुत फ्री दिख रही थी। चेंजी को मन ही मन जेलसी हो रही थी और उसे पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन म्याओ जिंग को ये बात फील हो जाती है और वो उसे और भी जेलस कराने की कोशिश करती है जब वहां पर खड़े अपने एक दो कोलीग्स की इतनी तारीफ कर देती है और चेंजी उसकी हर बात को काउंटर करता है। किसी को कहता है कि ये तो बहुत इमेच्योर दिख रहा है और किसी को कहता है कि ये तो बहुत बूढ़ा लग रहा है। म्याओ जिंग भी साफ कह देती है कि ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की जेलसी बोल रही है। मैं तो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही थी। तुम क्या इनके अंदर अपना जीजा जी तलाश कर रहे हो? मुझे बहन मानते हो अपनी? अब वो लोग चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कि तूली का एक नया सैलून ओपन हुआ था और वहीं वही अपने रोब और दबदबा दिखाने के लिए उसने चेंजी को भी बुलाया हुआ था और दूसरी तरफ म्याओ जिंग भी आई हुई थी। चेंजी को इन दोनों की बढ़ती हुई दोस्तियां अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा बॉदर हो जाया करता था और इसी वजह से वो रिबन कटिंग के टाइम पर तूली से दूर दूर ही रहता है। तुली को ऐसा लगता है कि थोड़े अरसे से चेंजी बहुत ही बदल गया है। वो एटलीस्ट पहले उसका फ्रेंड तो हुआ ही करता था, लेकिन अब वो उससे फासला रखता था और जल्दी निकल जाया करता था। इतने में जब वो नेल्स बना रही थी तो बातों ही बातों में म्याओ जिंग से पूछती है कि क्या आजकल चेंजी की लाइफ में कोई लड़की आई हुई है, इसके काम पर या कहीं और। म्याओ जिंग कहती है कि क्या इन गर्ल्स की लिस्ट में मैं भी काउंट होती हूँ। तुली को तो लगता था ये उसकी सिस्टर है। कहती नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं, और गर्ल्स की बात कर रही हूँ। आजकल चेंजी को कहीं ना कहीं म्याओ जिंग के लिए परेशानी होती थी। वो कहता था कि कहीं ये कोई फजूल कंपनी तो नहीं है जहाँ तुम काम करते हो, कोई स्कैमर्स तो नहीं है। तुमसे इतना ओवर टाइम कराते हैं, वीकेंड्स पर भी काम कराते हैं, लेट वापस आती हो, अपना ख्याल रखा करो। उसे परेशानी इस बात से भी थी कि इनका कोई प्रॉपर ऑफिस सेटअप नहीं है। इतने में वो लॉन्ड्री में म्याओ जिंग के कपड़े देखता है तो वहाँ पर उसे इसका आईडी कार्ड दिखता है और ये आईडी कार्ड हाउ यून कंपनी की तरफ से था, यानी कि मिस्टर जैंग की कंपनी की तरफ से। ये देखते ही वो परेशान हो जाता है। अपनी परेशानी म्याओ जिंग को नहीं दिखाता, लेकिन बाद में बार बार सोच रहा था कि इसने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की है। उसे साफ कह भी नहीं सकता था कि मिस्टर जैंग की कंपनी है और इससे फासला रखो, लेकिन इशारों इशारों में उससे कह रहा था कि तुम इस कंपनी में क्यों गई हो, तुम इतनी अच्छी अच्छी और कंपनीज में जा सकती थी, थोड़ा अर्सा और वेट कर लेती। लेकिन म्याओ जिंग कहती है कि मैंने अपने बल पर जॉब हासिल की है, मैं क्यों हटूं यहाँ से। अब इसके बाद वो लोग इतने सालों बाद एक दफा वही फेस्टिवल देखने के लिए जाते हैं जब म्याओ जिंग के एंट्रेंस एग्जाम से पहले भी उन्होंने देखा था। यहाँ पर घूमते फिरते उन्हें पास्ट की बहुत सारी यादें आती हैं और एक पॉइंट था जहाँ पर खड़े हुए चेंजी ने सालों पहले विश मांगी थी कि म्याओ जिंग का मेरिट टॉप यूनिवर्सिटी का बने, और वाकई ऐसा हुआ था। तो आज वो वहीं पर खड़े होकर थैंक्स भी बोलता है। म्याओ जिंग उसे बहुत प्यार से देखती रहती है, लेकिन चेंजी हमेशा ही उससे फासला रखता था। अब चेंजी अकेले में मिस्टर जैंग की सेक्रेटरी को बुलाता है।
उसे एक अच्छा सा डिनर कराता है और उससे पूछता है कि कंपनी में आजकल कौन से नए एम्प्लॉयज हायर किए गए हैं। और उसे मालूम पड़ जाता है कि नए एम्प्लॉयज कोई भी नहीं रखे गए बल्कि किसी और कंपनी से आउटसोर्स कराए गए हैं। यानी कि मियाओ जिंग डायरेक्टली उनकी कंपनी में नहीं आई थी। साथ ही साथ वो सेक्रेटरी ये भी कह देती है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं मिस्टर जैंग की जो मुझे नहीं सुननी चाहिए या फिर सुनकर भुला देना चाहिए, और मैं ऐसा ही करती हूँ। उधर हमें तुली को दिखाते हैं हाओ यून कंपनी की तरफ से उसके पास एक पार्सल आता है, लेकिन सेलर ने उसके साथ एक स्कैम कर दिया था। वो अपना रिफंड मांगती है लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में नॉन रिफंडेबल लिखा हुआ था, और ऐसा शेडी कॉन्ट्रैक्ट था वो कि बेचारी का इतना सारा नुकसान हो जाता है। अब वो तो खामोश रहना चाहती थी, चेंजी को भी बॉदर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी फ्रेंड ऐसा करती है कि मियाओ जिंग के पास जाती है, कहती है कि आप भी हाओयून में काम करती है ना, आपकी लॉजिस्टिक ने ये सारा कुछ हैंडल किया है। उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। मियाओ जिंग के लिए एक छोटी सी बात थी, कहती है 2-3 दिन में सब हैंडल हो जाएगा। तुली काफी गुस्सा करती है, कहती है चेंजी बुरा मनाएगा, तुमने उसकी सिस्टर को क्यों परेशान किया। और बस इतने वहीं खड़े खड़े उसे कॉल आती है उसी सेलर की तरफ से जो उसे एक रेस्टोरेंट में एक कैफे में मिलने के लिए बुला रहा था। वो परेशान सी उधर जाती है तो मालूम पड़ता है कि मियाओ जिंग भी वहां बैठी हुई है। वो सेलर बहुत शर्मिंदा था। वो तुली को उसके सारे पैसे वापस लौटाता है, उससे माफी मांगता है और मियाओ जिंग से ये कहते हुए निकल जाता है कि प्लीज मेरे खिलाफ केस ना करना, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली हैं। मियाओ जिंग बहुत पावरफुल थी। तुली को लगता है कि मैं हाई स्कूल से आगे पढ़ी नहीं हूँ, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की बातों को समझती नहीं हूँ। वाकई पढ़ाई में बहुत ताकत होती है। वो मियाओ जिंग का थैंक्स करना चाहती थी। उसे कहती है तुम पैसे तो नहीं लोगी, मैं तुम्हें डिनर पर जरूर ले जाऊंगी, और साथ ही साथ उसकी टैक्सी का भाड़ा भी भरती है। मियाओ जिंग उसे बहुत ही कैपेबल लग रही थी। ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही पावरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और एक बड़ी कंपनी में डिप्टी डायरेक्टर भी। उसने कम ही उम्र में वो अचीव कर लिया था जो कि वाकई वो अपने टैलेंट की बेस पर डिजर्व करती थी। उसकी माँ भी उससे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उन्हें रिप्लाई नहीं किया करती। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अब क्या चेंजी मियाओ जिंग के पीछे पीछे हाओयून कंपनी को ज्वाइन करेगा कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।